हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सबों को हमारे यूट्यूब क्लासेस माँ भारती सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। हम लोग इस क्लास में रेलवे एंड एसएससी में पूछा गया सारा प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो आज का प्रश्न है हमारा 77 नंबर कि कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। कौन सा स्थायी ऊतक है? अस्थायी ऊतक के अंतर्गत कौन सा ऊतक है जो पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? ऑप्शन ए कोलेनकैमा, ऑप्शन बी स्क्लेरेनकैमा, ऑप्शन सी पेरेनकैमा, ऑप्शन डी एरेनकैमा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकैमा, ऑप्शन बी। ठीक है, स्क्लेरेनकैमा को हिंदी में कहते हैं दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक कहते हैं और यह एक साधारण स्थायी ऊतक होता है। यह ऊतक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य कौन सा नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए पौधे को संरक्षित रखना, पौधों को संरक्षित रखना बाह्य त्वचा का कार्य है। ठीक है, ऑप्शन बी रोमों की सहायता से वायु की स्थिर रोधन परत तैयार करना, ये भी इसका कार्य है। वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना, ये भी इसका कार्य है। ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण करना, प्रकाश संश्लेषण करना पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन ग्रुप डी 12/10/2018 को पूछा गया है। हम लोग 2018 से 2026 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी 2026 वाला क्वेश्चन अपडेट नहीं किए हैं, इसलिए हम लोग नहीं, तो 2026 से 2018 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विभेदन, ऑप्शन बी एकीकरण, ऑप्शन सी विरचन, ऑप्शन डी खटीकरण। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विभेदन। देखिए, थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं कि अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। लगातार विभेदन के माध्यम से जीव के शरीर में वृद्धि होती है। यह भी क्वेश्चन आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 10/8/2018 को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है? आप लोगों को बताना है कि इनमें से किसकी कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। ऑप्शन ए स्थूल कोण ऊतक, जिसको कोलेनकैमा कहते हैं। ऑप्शन बी मृदु ऊतक, जिसको पेरेनकैमा कहते हैं। ऑप्शन सी दृढ़ ऊतक, स्क्लेरेनकैमा जिसे कहते हैं। ऑप्शन डी वायु ऊतक, जिसे एरेनकैमा कहते हैं। देखिए, आप लोगों को खासकर बायो में दोनों वर्ड इस मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट कोलेनकैमा, स्क्लेरेनकैमा, पेरेनकैमा, एरेनकैमा इसी तरह लिखा हुआ रहता है। ठीक है, और कभी कभी हिंदी में भी, और यदि इंग्लिश में याद रखते हैं तो दो फायदा है कि आप लोग इंग्लिश करके भी उस समय देख सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन भी जो वैल्यूएबल होता है वो इंग्लिश में ही होता है। तो इस प्रश्न का पहले आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्थूल कोण ऊतक, जिसको कोलेनकैमा कहते हैं। ठीक है, इसका डिटेल्स देखते हैं हम लोग कि पौधे में लचीलेपन का गुण अस्थायी ऊतक स्थूल कोण ऊतक, जिसको कोलेनकैमा टिश्यू के कारण होता है। यह पौधे के विभिन्न भागों में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है और यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। यह ऊतक एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है, लेकिन इसके सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज तथा पैक्टिन जमा होती है, इसलिए इनके कोने मोटे होते हैं। इनमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? ऑप्शन ई जैलम के कारण, ऑप्शन बी स्क्लेरेनकाइमा के कारण, ऑप्शन सी कोलेनकाइमा के कारण, ऑप्शन डी फ्लोएम के कारण। तो हम लोग जिस समय डिटेल पढ़ रहे थे उस समय सबका काम पढ़े हैं। हम लोग ज़्यादा देर ना करें और ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करें, इसके लिए हम लोग अभी शॉर्ट तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? कोलेनकाइमा। आप लोग सबका काम जान रहे हैं इसलिए हम ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है? जाइलम, ठीक है। तो जल और खनिज लवण का जो करता है उसको क्या कहते हैं? जाइलम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी फ्लोएम किसका करता है? भोजन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल के वहन से संबंधित है? जल के वहन से संबंधित है अर्थात जल का वहन कौन करता है? क्वेश्चन यही पूछा गया कि जल का वहन कौन करता है, कौन सा करता है? ऑप्शन ए वल्कल, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी बाह्यत्वचा, ऑप्शन डी कैम्बियम। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से एक फ़ायदा ये होता है कि वही क्वेश्चन को कैसे घुमाता है, उसका लैंग्वेज कैसे चेंज करता है, वो आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। इससे पहले जो 82 नंबर का क्वेश्चन था, वे क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, लेकिन देखिए दोनों का लैंग्वेज अलग अलग चेंज किया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ही होगा, जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, आप लोगों को बताना है कौन सा ऊतक का। ऑप्शन ए पेरेनकाइमा का, ऑप्शन बी कोलेनकाइमा का, ऑप्शन सी स्क्लेरेनकाइमा का, ऑप्शन डी जाइलम का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेरेनकाइमा का। क्यों होता है इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि पेरेनकाइमा ऊतकों में सभी कोशिकाएं समव्यासी तथा पतली भित्ति युक्त होती है। मृदुतक कोशिकाएं अंडाकार, गोल अथवा बहुमुखी होती है तथा कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशिकीय, जिसको इंटर सेल्यूलर स्पेस, वह बड़ा होता है, ठीक है। अंतरकोशिकीय क्षेत्र जिसे इंटर सेल्यूलर स्पेस बोलते हैं वह बड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि पौधे के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, में निम्न में से कौन से ऊतक पाए जाते हैं? ठीक है, जिसको वलय कहते हैं ना, उसमें बोला जा रहा है कि कौन सा ऊतक पाए जाते हैं। ऑप्शन ए लैटरल मेरिस्मेटिक ऊतक, ऑप्शन बी कैम्बियन, ऑप्शन सी एपिकल मेरिस्मेटिक ऊतक, ऑप्शन डी वर्टिकल मेरिस्मेटिक ऊतक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लैटरल मेरिस्मेटिक ऊतक, ठीक है, ऑप्शन ए। अब जो लैटरल मेरिस्मेटिक ऊतक है उसी को हिंदी में कहते हैं पार्श्व विभाज्य ऊतक, ठीक है। लैटरल मेरिस्मेटिक को ही कहते हैं पार्श्व विभाज्य ऊतक। तो इसके कारण ही क्या होता है, वही आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है। पार्श्व मतलब सीधा, आप लोग इससे भी याद रख सकते हैं कि लैटरल मतलब खड़ा रहेगा और वही ऊपर बढ़ता है, ठीक है। तो इसके कारण पार्श्व विभाज्य ऊतक पादपों में विभिन्न अंगों के अंदर लैटरल, जिसके पार्श्व स्थिति में पाए जाते हैं, ये बेलनाकार होते हैं, ठीक है। इनके कारण पादपों की मोटाई में वृद्धि होती है, जिसे द्वितीयक वृद्धि कहते हैं, ठीक है। पादपों की मोटाई में वृद्धि होती है, उसे द्वितीयक वृद्धि कहते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, कौन? द्वितीयक वृद्धि।
प्राथमिक लैटरल मेरिस्मेटिक और द्वितीयक लैटरल मेरिस्मेटिक। इसका वृद्धि दो प्रकार से होता है, प्राथमिक लैटरल मेरिस्मेटिक और द्वितीयक लैटरल मेरिस्मेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? खाद्य पदार्थ का परिसंचरण कौन सा उत्तक करता है? ऑप्शन ए ग्रॉन टिश्यू, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी फ्लोएम, ऑप्शन डी कैम्बियम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जाइलम। ठीक है, ऑप्शन बी जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हो गया? कि किस उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है? किस उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है? ऑप्शन ए स्थूल कोण उत्तक, ऑप्शन बी मृदु उत्तक, ऑप्शन सी विभाज्य उत्तक, ऑप्शन डी दृढ़ उत्तक। तो आप लोग को इसका सही आंसर बतलाना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विभाज्योत्तक उत्तक का। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी उत्तक के अंतर्गत, अस्थायी उत्तक किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? अस्थायी उत्तक किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? ऑप्शन ए स्केलेरन कैमा के अंतर्गत, ऑप्शन बी पैरेन कैमा के अंतर्गत, ऑप्शन सी कोलेन कैमा के अंतर्गत, ऑप्शन डी मेरिस्मेटिक जिसको विभाज्य उत्तक कहते हैं हिंदी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी मेरिस्मेटिक हो जाएगा कि अस्थायी उत्तक मेरिस्मेटिक जिसको विभाज्य उत्तक कहते हैं विभाज्य उत्तक के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लास्ट में ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए हम जो टिक मार रहे हैं उसको नहीं मारते हैं। ठीक है, क्योंकि सारा आंसर भी लिखा हुआ है, डिटेल भी दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा थोड़ा सा समय लग जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कि मेरिस्मेटिक उत्तक एक विशेष भूमिका निभाते हैं, मेरिस्मेटिक उत्तक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब क्या बनाते हैं? फटाफट इसका आंसर दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरिस्मेटिक उत्तक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब बनाते हैं क्या? ऑप्शन ए अस्थायी उत्तक, ऑप्शन बी सहयोगी तंतु, ऑप्शन सी छलनी नली कोशिका, ऑप्शन डी आरबीसी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अस्थायी उत्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है? कौन सा उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है? नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। ऑप्शन ए मृदुत्तक या पैरेनकाइमा, ऑप्शन बी स्थूल कोण उत्तक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोलेनकाइमा, ऑप्शन सी विभाज्योत्तक या मेरिस्मेटिक, ऑप्शन डी जाइलम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विभाज्योत्तक या मेरिस्मेटिक। देखिए नीचे आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है। मिला हुआ जो मिलता जुलता क्वेश्चन रहेगा उसका एक ही डिस्क्रिप्शन ऊपर में ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर हमारा कि रूट टिप या शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? रूट टिप या शूट टिप
देखिए ये स्पेलिंग के वजह से इंग्लिश में और हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसीलिए रूट या शूट भी पढ़ लिया जाता है। इसीलिए लिखा हुआ क्वेश्चन कि रूट टिप या शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है। ऑप्शन ए सीव ट्यूब, ऑप्शन बी स्क्लेरेन्काइमा, ऑप्शन सी फ्लोएम उत्तक, ऑप्शन डी विभाज्योत्तक। विभाज्योत्तक उत्तक, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विभाज्योत्तक उत्तक। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 8/10/2018 को पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन कि अंतर्वेशी विभाज्योत्तक इंटरक्लेरी मेनिस्टेम पाए जाते हैं। अंतर्वेशी विभाज्योत्तक किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन ए वर्धनीय तनों के ऊपरी हिस्सों में, ऑप्शन बी वर्धनीय जड़ों के ऊपरी हिस्से में, ऑप्शन सी पत्तियों के तल में, ऑप्शन डी वर्धनीय पत्तियों के ऊपरी हिस्से में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पत्तियों के तल में। ठीक है, अंतर्वेशी विभाज्योत्तक कहाँ पाया जाता है? पत्तियों के तल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर कि किसके कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है? किसके कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है? ऑप्शन ए पैरेन्काइमा के कारण, ऑप्शन बी पार्श्व विभाज्योत्तक के कारण, ऑप्शन सी अंतर्वेशी विभाज्योत्तक के कारण, ऑप्शन डी शीर्षस्थ विभाज्योत्तक के कारण। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पार्श्व विभाज्योत्तक के कारण। यहाँ पे ऑप्शन बी ही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन बी में ही है, मिस्टेक से इस तरह का सेटिंग हो गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्श्व विभाज्योत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? ऑप्शन ए लैटरल मेरिस्टेमेटिक के कारण, ऑप्शन बी इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक के कारण, ऑप्शन सी एक्स्ट्रा मेरिस्टेम के कारण, ऑप्शन डी एपिकल मेरिस्टेम के कारण। देखिए क्वेश्चन हूबहू ऐसे ही पूछता है, कभी कभी इंग्लिश में, कभी कभी हिंदी में पूछ देता है। ठीक है, लैटरल मेरिस्टेमेटिक जो हम लोग पढ़ रहे थे पार्श्व विभाज्योत्तक, उसी के कारण होता है। और क्वेश्चन कभी कभी इंग्लिश में लिख देने के कारण क्या होता है कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट खासकर गलत करके बैठते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तने या जड़ का घेरा, तने या जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ता है? क्वेश्चन सेम है, देखिए क्वेश्चन सेम है और एक ही एएलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन सेम है। सिर्फ यहाँ पे देखिए कि वहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ था, यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ, जिसके कारण यहाँ पे किसी को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वहाँ समझ में नहीं आएगा, वहाँ थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले को समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कैलरी विभाज्योत्तक, ऑप्शन बी पार्श्व या लैटरल विभाज्योत्तक, ऑप्शन सी शीर्षस्थ या एपिकल विभाज्योत्तक, ऑप्शन डी मध्यस्थ जिसको इंटरकैलरी विभाज्योत्तक। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग आंसर मारिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हम लोग उस प्रश्न में भी देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 कि अग्रस्थ जिसको शीर्षस्थ भी बोलते हैं, अग्रस्थ, शीर्ष या मेरिस्मेटम या मेरिस्मेटिक। ठीक है, अग्रस्थ मेरिस्मेटिक को उत्तक बोलते हैं, मतलब अग्रस्थ मेरिस्मेटिम किसके शीर्ष विकसित होती शिखा पर पाया जाता है? देखिए इस प्रकार का ही क्वेश्चन टैपिंग होता है एग्जामिनेशन में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तना और जड़ें, ऑप्शन बी शाखा और जड़ें, ऑप्शन सी पत्ता और जड़, ऑप्शन डी जड़। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तना और जड़ें। वही क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा घुमाया हुआ है। ठीक है, वही क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज को चेंज कर दिया है। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तना और जड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 की पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है।
ऑप्शन ए लंबवत विभाज्योत्तक, ऑप्शन बी पार्श्व विभाज्योत्तक, ऑप्शन सी अंतर्वेशी अंतर्वेशी विभाज्योत्तक, ऑप्शन डी शीर्ष विभाज्योत्तक। इसमें से बतलाना है कि किसके कारण प्राथमिक वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सी और डी के कारण, अर्थात अंतर्वेशी विभाज्योत्तक के कारण और शीर्ष विभाज्योत्तक के कारण। शीर्ष विभाज्योत्तक के कारण तो हम लोग अभी तक पढ़ते आए थे, लेकिन प्राथमिक वृद्धि दो कारणों से होती है, शीर्ष विभाज्योत्तक और अंतर्वेशी विभाज्योत्तक के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सी एंड डी। इसको थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि पौधों में वृद्धि मुख्यतः सक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। इस क्षेत्र को मेरिस्टेम कहते हैं। पौधों में विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम मूल तथा तने के शीर्ष पर होते हैं। ये प्राथमिक उत्तक बनाते हैं। इन्हें शीर्षस्थ मेरिस्टेम कहते हैं। अब मेरिस्टेम अस्थायी उत्तकों के बीच होता है, तब उसे अंतर्वेशी मेरिस्टेम, जिसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं, अंतर्वेशी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और शीर्ष विभाज्योत्तक एपिकल मेरिस्टेम दोनों ही प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 98 की एरियोलर उत्तक अंगों के कौन सा स्थान को भरता है और कौन अंगों को सहारा देता है और उत्तकों की मरम्मत करता है। ऑप्शन ए अंदर के आंतरिक, ऑप्शन बी बाहर के बाह्य, ऑप्शन सी बाहर के आंतरिक, ऑप्शन डी अंदर के बाह्य। इसी प्रकार का लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। ये भी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 4/10/2018 को पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अंदर के आंतरिक। ठीक है, इसका आंसर देखिए, सुनिए। एरियोलर उत्तक अंगों के अंदर का स्थान भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा देता है और उत्तकों की मरम्मत करता है। एरियोलर उत्तक वास्तविक संयोजी उत्तक के अंतर्गत आते हैं। इन उत्तकों के द्वारा पौधों के कोमल अंगों में दृढ़ता व लचीलापन आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए अंदर के आंतरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है। निम्न में से कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है। ऑप्शन ए पैरेन्काइमा, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी विभाज्योतक, ऑप्शन डी एस्केलेरेन्काइमा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एस्केलेरेन्काइमा। सॉरी, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विभाज्योतक, ऑप्शन सी विभाज्योतक। ठीक है, विभाज्योतक। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है, तो विभाज्योतक उत्तक। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अस्थायी उत्तकों में कोशिकाएं मृत होती है। किस अस्थायी कोशिकाएं में कोशिकाएं मृत होती है। ऑप्शन ए पैरेन्काइमा, ऑप्शन बी कोलेन्काइमा, ऑप्शन सी एस्केलेरेन्काइमा, ऑप्शन डी एरेन्काइमा। तो एस्केलेरेन्काइमा को ही दृढ़ उत्तक बोलते हैं। और क्वेश्चन पूछा गया कि अस्थायी उत्तकों में कोशिकाएं मृत होती है, तो दृढ़ उत्तक में ही होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा एस्केलेरेन्काइमा, ऑप्शन सी। यह क्वेश्चन आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 29/8/2018 को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उत्तक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। वही क्वेश्चन है, सिर्फ देखिए
लैंग्वेज चेंज किया है कि कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है, तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, एस्केलेरेनकाइमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है। नारियल का छाल जो होता है वो किस ऊतक के कारण होता है, तो देखिए नारियल का छाल भी जो होता है वो दृढ़ होता है और वो दृढ़ ऊतक के कारण ही होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एस्केलेरेनकाइमा, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा एस्केलेरेनकाइमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है। किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोलेनकाइमा, ऑप्शन बी पेरेनकाइमा, ऑप्शन सी एस्केलेरेन काइमेटस फाइबर, ऑप्शन डी फ्लोएम पेरेनकाइमा। तो इसका जो नारियल का भूसी बनाता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्केलेरेन काइमेटस फाइबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। हम लोग पढ़े हैं कि मृत कोशिकाओं के संयोजन के कारण ही दृढ़ ऊतक का निर्माण होता है और दृढ़ ऊतक को ही हम लोग एस्केलेरेनकाइमा कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, एस्केलेरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कोशिकाएं मृत होती है। वही क्वेश्चन है, सिर्फ देखिए लैंग्वेज घुमाया है कि किसकी कोशिकाएं मृत होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग भी आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दृढ़ ऊतक, यहाँ पे देखिए हिंदी में ही लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति कठोर पाई जाती है किसमें, एस्केलेरेनकाइमा में, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति ऊतक का परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता। ऑप्शन ए श्वास नालिका, ऑप्शन बी पृष्ठभागीय ऊतक, ऑप्शन सी दृढ़ ऊतक, ऑप्शन डी स्थूल ऊतक। स्थूल ऊतक या स्थूल वनस्पति ऊतक का फिल इन द ब्लैंक्स परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता, ऑप्शन ई दृढ़ ऊतक। वही क्वेश्चन है और इसी से हो जाता है कि कौन सा शिफ्ट का, ऐसा ही प्रश्न एक ही प्रश्न रहता है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होता है और इसी से हो जाता है कि कौन सा शिफ्ट जो है वो हार्ड गया है और कौन सा शिफ्ट लो है। ठीक है, क्वेश्चन सेम टॉपिक से रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार हैं। ठीक है, हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, तो कौन कौन सा है, ऑप्शन ई पेरेनकाइमा, कंपेनियन सेल और एस्केलेरेनकाइमा नहीं, ऑप्शन बी पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और मेरिस्टेम नहीं, ऑप्शन सी पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एस्केलेरेनकाइमा। हाँ, साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार हैं जो पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एस्केलेरेनकाइमा है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, फ्लोएम तो नहीं है, वो तो जटिल ऊतक का प्रकार है, फ्लोएम और जैलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है, ऑप्शन ए एपिडर्मल ऊतक में, ऑप्शन बी जटिल ऊतक में, ऑप्शन सी मेरिस्मेटिक ऊतक में, ऑप्शन डी तंत्रिकीय ऊतक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी जटिल ऊतक में। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन कि एक ही प्रकार के विशेष कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं का समूह जटिल ऊतक कहलाता है। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पादप में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज और पैक्टिन से, ऑप्शन बी केवल पैक्टिन से, ऑप्शन सी मुरेन से, ऑप्शन डी काइटिन से। बहुत सारे लोग इसका आंसर दे रहे हैं। ठीक है, और इसका आंसर देना भी चाहिए क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेल्यूलोज और पैक्टिन। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। देखिए, जाइलम का कार्य जल और खनिज को ले जाना, और फ्लोएम का कार्य भोजन को ले जाना। तो खाद्यों का प्रवाह ऑप्शन ए ही है, खाद्यों का प्रवाह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही कि खाद्यों का प्रवाह। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है कौन? बहुत इजी क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, जाइलम, जल खनिज, फ्लोएम, भोजन। ठीक है, जाइलम, जा से जाइलम, जा से जल, वही पकड़ा गया जल और खनिज। यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है भोजन, उसका क्या होगा? फ्लोएम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में फ्लोएम किसका परिवहन के लिए उत्तरदायी है? वही क्वेश्चन है, सिर्फ सेंटेंस को चेंज किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भोजन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है? किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है? ठीक है, ऑप्शन ए फ्लोएम में, ऑप्शन बी पेरेन्काइमा में, ऑप्शन सी स्क्लेरेन्काइमा में, ऑप्शन डी कोलेन्काइमा में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा को ही मृदुतक कहते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सुनिए कि मृदुतक, जिसे पेरेन्काइमा इंग्लिश में कहते हैं, एक जीवित सरल अस्थायी उत्तक तथा पतली कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज से बनी होती है। इसके जीव द्रव्य में प्रायः एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। इसकी कोशिकाएं प्रायः समव्यासी तथा विभिन्न आकारों की होती है। कोशिकाओं के मध्य अंतःक्रियात्मक अंतरकोशिकीय स्थान तथा हरित लवक पाए जाते हैं। ये सामान्यतः जल, भोज्य पदार्थ आदि का संचय करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पेरेन्काइमा, और पेरेन्काइमा को ही हिंदी में मृदुतक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि किसमें कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके? किसमें, इनमें से किसमें कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके? ऑप्शन ए मेरुदूतक, ऑप्शन बी स्क्लेरेन्काइमा, ऑप्शन सी ट्रैकिड, ऑप्शन डी कोलेन्काइमा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेरेन्काइमा को। ठीक है, ऑप्शन ए पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा को इंग्लिश में मेरुदूतक भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक नहीं हो रहा, फटाफट। किसमें पतली कोशिकाएं भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है?
वही क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज किया हुआ है। आप लोग इसका क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैरेन्काइमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए किस कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती है? देखिए, अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? वही क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज किया है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी ही होगा, पैरेन्काइमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है? इनमें घने कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती है। ऑप्शन ए विभाज्योतक, जिसे मेरिस्मेटिक कहते हैं। ऑप्शन बी स्थूल कोण ऊतक, कोलेनकाइमा कहते हैं। ऑप्शन सी मृदु ऊतक, जिसे पैरेन्काइमा कहते हैं। ऑप्शन डी दृढ़ ऊतक, जिसे स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इसका सही आंसर दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर दीजिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विभाज्योतक, मतलब मेरिस्मेटिक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो कोशिका विभाजन में जो ऊतक सक्षम होता है उसे विभाज्योतक ऊतक कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए कौन सा ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जा सकता है? वही क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए किस ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विभाज्योतक ऊतक, और विभाज्योतक ऊतक को ही मेरिस्मेटिक बोलते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनका सारा सही हो रहा है वे बहुत अच्छे हैं, जिनका एक दो गलत हो जा रहा है उनको कोई दिक्कत नहीं है। वे कोशिश करें कि सब सही हो जाए, अच्छा से कंटेंट, क्या है कि हम पूरा चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर पूछा गया उसके आधार पर इसको कंप्लीट किए हैं, ठीक है। और जो 2018 का भी चल रहा है, 2018 से 21 तक का है इसमें अपडेट, और फिर 21 से जो हम लोग 26 तक का किए हैं उसमें भी बिल्कुल चैप्टर वाइज रहेगा इसी प्रकार से। और आप लोग देखिएगा या लिख रहे होंगे एग्जाम तो देखते होंगे कि रेलवे में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वे बिल्कुल ही अच्छा लैंग्वेज में होता है और बिल्कुल ही मतलब शॉर्ट क्वेश्चन होता है। देखिए, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन सिर्फ क्या होता है कि एग्जाम के प्रेशर के वजह से ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। वहाँ पे ये नहीं समझ में आता है उस समय कि क्या करें, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मारिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही बेसिक बना के चलिए, आप लोग को सक्सेस बना देगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन कौन? अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। ऑप्शन बी विभाज्योतक ऊतक और सरल अस्थायी ऊतक। ऑप्शन सी विभाज्योतक ऊतक और अस्थायी ऊतक। ऑप्शन डी सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सारे लोग सही आंसर दिए हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभाज्योतक ऊतक और अस्थायी ऊतक, ठीक है। विभाज्योतक ऊतक और अस्थायी ऊतक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अस्थायी ऊतक एक उदाहरण है? निम्न में से कौन सा अस्थायी ऊतक का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए रक्त, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन बी हड्डी, ऑप्शन डी त्वचा। देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट मारिए इसका आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जाइलम। बट आप लोग बतलाइए कि रक्त, हड्डी, ये सब कौन से ऊतक के प्रकार हैं? तो ये सब संयोजी ऊतक के प्रकार हैं, और जंतु ऊतक के अंतर्गत संयोजी ऊतक आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जाइलम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप लोग 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाते हैं
10 साल का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करके जाते हैं सभी सब्जेक्ट का, साइंस का, मैथ का, रीजनिंग का करके जाते हैं और जीके जीएस का भी कर लेते हैं और उसको करंट अफेयर्स के साथ ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यकीन मानिए कि सिलेक्शन आपका है। ठीक है, कोई नहीं हार सकता है। आप लोग भी देखिए कि 75 नंबर मुश्किल से मुश्किल मेरिट 75 मार्क्स में हो रहा है और आप लोग आसानी से अगर यदि ये चारों कंप्लीट कर लेते हैं तो 80 मार्क्स से ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है। फटाफट बताना है कि जाइलम का प्रकार कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए ट्रेकिड्स, ऑप्शन बी सीव ट्यूब्स, ऑप्शन सी जाइलम फाइबर्स, ऑप्शन डी नलिकाएं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी सीव ट्यूब जो है इसका जाइलम का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो जाइलम के मुख्यतः जो होते हैं 4 प्रमुख कोशिकाएं होती है जिसको बोलते हैं वाहिनिकाएं, ट्रैकेट्स, दूसरा है सी ट्यूब्स नहीं होता है। ठीक है, जाइलम फाइबर्स होता है, नलिकाएं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों में सामग्री के परिवहन में मदद करता है? कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों में से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? ऑप्शन ए फ्लोएम, ऑप्शन बी जाइलम वाहिकाएं, ऑप्शन सी भरण ऊतक, ऑप्शन डी विभाज्योतक ऊतक। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फ्लोएम। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री का परिवहन करता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के कारण भोजन बना गया और भोजन को ही किसके द्वारा परिवहन करेगा? तो फ्लोएम के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृढ़ ऊतक किससे बना होता है? दृढ़ ऊतक किससे बना होता है? डब्ल्यूबीसी से, ऑप्शन बी निर्जीव कोशिका से, ऑप्शन सी आरबीसी से, ऑप्शन डी जटिल कोशिका से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा निर्जीव कोशिका, स्क्लेरेन्कैमा, दृढ़ ऊतक। ठीक है, किससे बना होता है? निर्जीव कोशिका से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में किसकी एक मोटी मोमी परत होती है? ठीक है, किसकी एक मोटी मोमी परत होती है? ऑप्शन ए पैक्टिन का, ऑप्शन बी क्यूटीन का, ऑप्शन सी सेल्यूलोज का, ऑप्शन डी लिग्निन का। तो जो राजस्थानी पौधे होते हैं जिसका बाह्य त्वचा अर्थात एपिडर्मिस में एक्यूटीन की एक मोटी मोमी परत होती है, एक्यूटीन का। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन सुनिए कि रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा में क्यूटीन की एक मोटी मोम जैसी परत होती है जो वाष्पीकरण की दर को कम करती है, जिससे पौधे अपना जल स्तर बनाए रखते हैं तथा सूखते नहीं हैं। क्यूटीन पौधों की बाहरी आवरण को ढक लेता है तथा जल प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? भरण ऊतक, संवहनी ऊतक, ऑप्शन सी त्वचीय ऊतक, ऑप्शन डी विभाज्य ऊतक। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी संवहनी ऊतक। ठीक है, परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहते हैं? आसान सा क्वेश्चन पूछा है कि वृक्षों में सामग्री के परिवहन, सामग्री क्यों कौन कौन सा सामग्री हो सकता है? जल हो सकता है, खनिज लवण हो सकता है और भोजन हो सकता है।
उसका परिवहन के सहायक ऊतकों में क्या कहा जाता है? संवहनी ऊतक बोलते हैं। यह दोनों प्रक्रिया को, जाइलम और फ्लोएम की प्रक्रिया को ही तो संवहन ऊतक बोलते हैं, संवहन बोलते हैं। ठीक है, तो संवहनी ऊतक किस ही होगा इसका आंसर? सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? फटाफट बताइए कि कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन का विखंडन करता है? प्रोटीन का विखंडन करने के लिए कौन सा होगा? प्रोटीन का विखंडन करने के लिए कौन सा एंजाइम होगा? इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर दीजिए कि प्रोटीन का विखंडन करने के लिए कौन सा एंजाइम होगा? ऑप्शन ए लाइपेज, ऑप्शन बी एमाइलेज, ऑप्शन सी टाइलिन, ऑप्शन डी पेप्सिन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर फटाफट बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेप्सिन। और यह अभी यहाँ से जो चल रहा है 128 नंबर क्वेश्चन से, वो जैव अणु जिसको बायोमॉलिक्यूल बोलते हैं, और बायोमॉलिक्यूल के अंतर्गत लिपिड आता है, प्रोटीन आता है, न्यूक्लिक एसिड आता है। ठीक है, लिपिड्स आता है, प्रोटीन्स आते हैं और न्यूक्लिक एसिड आता है। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? तब प्रोटीन का विखंडन के लिए पेप्सिन एंजाइम जो होता है वही प्रोटीन को विखंडित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। यह अमाशय से निकलने वाले जठर रस में पाया जाता है। ठीक है, ये वाला एंजाइम जो है पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? तो जठर रस में पाया जाता है। कहाँ से निकलता है वो जठर रस? अमाशय से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए एमाइलेज, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन, ऑप्शन डी पेप्सिन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? पेप्सिन। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए HCl की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। ठीक है, पेप्सिन। ठीक है, और पेप्सिन एंजाइम के द्वारा क्या होता है? प्रोटीन का ही विखंडन होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पेप्सिन हो जाएगा। पेप्सिन एंजाइम को पाचन क्रिया में अपना कार्य करने के लिए HCl की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। पेप्सिन एंजाइम भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन का पाचन करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना का स्रोत क्या है? जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी DNA, ऑप्शन डी गुणसूत्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी DNA। ठीक है, हम लोग आज 130 तक की क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो जो आगे का क्वेश्चन नहीं देखें वो देख लें। ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पास अभी ये बैच जो है वो चलेगा, बहुत लंबा समय तक चलेगा, क्योंकि हम लोग 2018 से जो स्टार्ट किए हैं क्वेश्चन उसका 2026 तक करेंगे। ठीक है, तकरीबन ये बैच चलते रहेगा अभी, जब तक एग्जामिनेशन नहीं आ जाता है चलते रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं हम लोग शाम के 6 बजे।